शुरू करें? ठीक है। मैं सामान्य तौर पे जब शिविर लेता हूँ तो सेशंस के ब्रेक में या सुबह जब शुरू करते हैं उसकी एक अलग विधि को अपनाएं। एक तो विधि प्रचलित है ही समय से शुरू करना, है ना? है ना, हम लोग एक व्यवस्था में हैं तो समय से शुरू करना। एक दूसरी विधि में प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोग की स्वीकृति बने तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं कि हम संबंध पूर्वक शुरू करें। यानी जितने भी लोग हों, है ना, जब सब उपस्थित हो जाएं तब शुरू करें, है ना। और मान लीजिए किसी को किसी काम से जाना है, वो सूचना दे जाए तो उसका इंतजार ना किया जाए। पर अगर कोई किसी सूचना नहीं है तो फिर उनका इंतजार किया जाए। ऐसा मैं अपने शिविरों में तो करता हूँ और इसका मैंने बहुत अच्छा प्रभाव देखा है ना। आप लोग की इच्छा हो तो उसको भी कर सकते हैं, नहीं तो समय से भी चल सकते हैं, उसमें मेरे को वो नहीं है। यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से क्या ठीक रहेगा। देखिए, पहले वाले में तो घड़ी की जिम्मेदारी है, दूसरे में आपकी जिम्मेदारी है। हाँ जी। हाँ, तो सूचना दे दें, सूचना दे के जाए तो उससे कम्युनिकेशन ठीक होएगा आपस में, हमें मालूम रहेगा। जिम्मेदारी हो गई अपनी। अभी तैयारी है तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो मतलब कभी बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई आग्रह नहीं है मेरा, है ना। सोच लीजिएगा, बाद में निर्णय ले लेंगे इस पे, ठीक है। अभी समय से चलते हैं आज के लिए, ठीक है। ठीक है। दूसरा मैंने एक प्रयोग किया शिविरों में मोबाइल फ़ोन को लेके। तो मेरा तो यही, पहले दिन ऐसा बोल देते हैं कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो ये एक आवश्यक वस्तु है, इसलिए आपने अपने पास रखा है ना। और उस पर कोई ज़रूरी बात करनी होती है इसलिए आप बात करते हैं। तो आपका अगर कॉल आता है तो आप ज़रूर सभा में ही बात करिए और हम आपका सहयोग करेंगे। हम वेट करेंगे जब तक आपकी बात पूरी नहीं हो जाती। हमेशा यही क्यों अपेक्षा रहे कि वो हम सभा का सहयोग करे? सभा नहीं सहयोग कर सकती क्या? संबंध तो दोनों तरफा होता है ना। इसमें और उसमें क्या अंतर है कि इसमें एक तो हम हल्के हो जाते हैं, हमें ये परेशानी नहीं होती है फोन पे क्यों बात कर रहे हैं। हमने स्वीकार लिया कि हम सहयोग करने वाले हैं, किसी का जरूरी फोन है, मेरा भी आ सकता है, आपका भी किसी का भी आ सकता है ना। तो एक तो आपस में परस्परता में इसमें कोई दबाव नहीं बनता है ना। दूसरा, अपने आप से ही हमें जिम्मेदारी महसूस होने लगती है कि भाई सभा मेरे लिए रुकी हुई है तो मैं जल्दी खत्म करूं इसको। तो बिना दबाव प्रभाव के हम स्वयंस्फूर्त विधि से इन सब डिसिप्लिन को अपनाने लगते हैं। क्या मानव के अंदर जो नियंत्रण है ना, वो स्वनियंत्रण होता है, आरोपित नियंत्रण चलता नहीं है। जीवावस्था तक आरोपित नियंत्रण आप कर सकते हैं, है ना। मानव है, जैसे हाँक लेता है पशुओं को, है ना, कर लेता है। मानव को हाँका नहीं जा सकता। तो नियंत्रित होगा तो स्वनियंत्रित होगा, आरोपित विधि से नियंत्रित नहीं होगा, है ना। इसको तो हम प्रयोग करके देख ही चुके मानव जाति में, कितना नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इंडियन पीनल कोड देखने जाएंगे तो कितने नियम कानून बना दिए हमने, उससे कुछ नियंत्रित हुआ, है ना। चोरी के अगेंस्ट कितने कानून बने कितने सालों से, चोरी कम हुई है बढ़ी है ना। तो नियम कानून तब बनते हैं जब शिक्षा का अभाव होता है। जब शिक्षित होते हैं तो अनुशासित रहते ही हैं। शिक्षा होने का प्रमाण क्या है? स्वनुशासन या कम से कम अनुशासन, है ना। न तो शिक्षित भी हो और स्वनुशासित ना हो।
ये ऐसा नहीं होता है। अगर शिक्षित हैं तो स्वनुशासित हैं, ऐसा समझ में आता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। तो हमारी चर्चा अध्ययन के ऊपर चल रही थी, है ना। अध्ययन पे हमने जो बात की थी उसमें पहली परिभाषा को देखा हमने, अधिष्ठान की साक्षी में और अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक की गई क्रिया प्रक्रिया को देखा। फिर हम दूसरी परिभाषा को देख रहे थे, उसमें हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि अध्ययन जो है वो अनुभव के रूप के लिए है। जो एक शिक्षक में जो अनुभव की रोशनी है वो विद्यार्थी में भी उतने अनुभव की रोशनी आ जाए, उसका स्वत्व बन जाए, उसके अधिकार में आ जाए, वो अनुभव संपन्न हो जाए, है ना। ये अध्ययन है। अध्ययन का लक्ष्य इससे स्पष्ट होता है, कहाँ तक पहुँचना अध्ययन, है ना। फिर हमने दूसरी परिभाषा को देखा तो उसमें पता चला शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु तक जाना। ये प्रक्रिया के बारे में बात है अध्ययन की, है ना। तो शब्द के रूप में हमने देखा कि शब्द तो ध्वनि या आकृति है अगर उसके साथ अर्थ नहीं जुड़ा है ना। अर्थ जो जुड़ता है वो हमारी कल्पनाशीलता में होता है। कल्पनाशीलता में अवधारणाएं होती हैं। अवधारणा जो होती है उसके आधार पे अर्थ को हम पकड़ते हैं, है ना। किसी भी अर्थ को पकड़ने के लिए जो फंडामेंटल कॉन्टेक्स्ट है वो अवधारणा है, ठीक है। और अगर अवधारणा अस्तित्व सहज नहीं है तो हमारी अपनी मनगढ़ंत अवधारणाओं से हम चीज़ों को पहचानने की कोशिश करते हैं जिसमें सफल नहीं हो पाते। यही हमारे आचरण के अंदर फिर समस्या के रूप में दिखने लगता है, ठीक है। तो अर्थ जो है उसको मैच करना है अस्तित्व सहज सच्चाइयों से, अस्तित्व सहज वस्तु से, है ना। तो अस्तित्व सहज वस्तुएं अस्तित्व में है, तो शब्द भाषा में है, अर्थ कल्पनाओं में है और वस्तु अस्तित्व में है, ठीक है। तो वस्तु को पहचानना ही अर्थ पकड़ना है। कौन सी वस्तु? अस्तित्व सहज वस्तु को पहचानना ही अर्थ पकड़ना है। अर्थ पकड़ना ही भाषा का उद्देश्य है। तो भाषा से अर्थ, अर्थ से वस्तु अगर होता है तो प्रक्रिया, अध्ययन प्रक्रिया संपन्न हुई। और ये नहीं हो पा रहा है तो अध्ययन प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई, ठीक है। तो हमें सच्चाइयों को पहचानना है। अब अस्तित्व में सच्चाइयां के दो स्वरूप हैं, एक रूपात्मक स्वरूप है और एक अरूपात्मक स्वरूप है, ठीक है। और दोनों का सह अस्तित्व है। रूपात्मक को हम शरीर के माध्यम से पहचानते हैं, है ना। जैसे भोजन, भोजन को शरीर के माध्यम से पहचानते हैं ना। कभी खुशबू आ जाती है, कभी नज़र में आ जाता है, कभी उसकी आवाज़ आ जाती है ना। कोई कुछ तल रहा है तो आवाज़ आ ही जाती है उसकी, है ना। तो शरीर के माध्यम से पहचानते हैं रूपात्मक अस्तित्व को। अरूपात्मक की पहचान सीधा जीवन में होती है। पहचानने की जो क्रिया है वो जीवन में ही है। पहचानने के लिए एक विधि है शरीर के माध्यम से पहचानना और एक है सीधा समझ के पहचानना, जीवन में पहचान होती है ना। एक को बोला इंद्रिय गोचर विधि, एक को बोला ज्ञान गोचर विधि। जब हम शरीर के माध्यम से पहचान रहे हैं तब वो इंद्रिय गोचर है, और जब हम समझ के आधार पर पहचान रहे हैं सीधा, उसको बोल रहे हैं ज्ञान गोचर विधि। इसको उदाहरण से बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। जैसे भोजन है, भोजन को हम इंद्रिय गोचर विधि से पहचानते हैं ना, बढ़िया। भोजन का प्रयोजन क्या है? शरीर का पोषण, बहुत बढ़िया, है ना। पोषण को शरीर के माध्यम से पहचाना जा सकता है। पोषण का कोई रूप होता है? चित्रण करके देखिए। पोषण होता है कि नहीं होता है? पोषण तो होता है पर उसका कोई चित्र नहीं बनता, यानी उसका कोई रूप नहीं है। तो भोजन जो है उसकी डिफाइनिंग क्वालिटी, किसको हम भोजन कह रहे हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है भोजन की? जिससे शरीर का पोषण होता है।
तो पोषण से भोजन की डेफिनेशन है ना। तो पोषण इंपॉर्टेंट बात हो गई ना, भोजन के साथ जुड़ी हुई। अगर पोषण नहीं दे रहा तो वो भोजन नहीं है। आप मुंह में कुछ डालते हैं वो पोषण देगा तो वो वस्तु भोजन कहलाएगी। आप मुंह में कुछ डालते हैं वो पोषण नहीं दे रहा तो वो भोजन नहीं कहलाएगी। जैसे पेन मुंह में डाल लिया, ये भोजन नहीं है ना। तो भोजन की परिभाषा ही पोषण से है। तो प्रयोजन से परिभाषा पकड़ में आती है। भोजन की जो सार्थकता है वो प्रयोजन से पकड़ में आती है। प्रयोजन जो होता है वो अरूपात्मक होता है, सीधा समझ में ही आता है। एक मानव से दूसरा मानव समझता है। तो आपकी माताजी, पिताजी, शिक्षक कोई आपको पोषण के बारे में बताते हैं, जो आपने समझा उसके हिसाब से आप भोजन पर चुनते हो आप, है ना। जैसे शरीर शरीर का क्या प्रयोजन है ना। तो शरीर जो है, मानव शरीर जो है, मानव लक्ष्य को पूरे करने में सहायक बना रहे, है ना। उसके लिए शरीर है ना। तो अब मानव तो दिखता है, मानव लक्ष्य ये इंद्रियों से पहचान में आएगा या समझ से पहचान में आएगा? समझ से पहचान। तो प्रयोजन जो है इंद्रिय गोचर विधि से पकड़ में नहीं आता है, ज्ञान गोचर विधि से, यानी सीधा समझना पड़ता है ना। और रूपात्मक और अरूपात्मक का सह अस्तित्व है, पोषण और भोजन का सह अस्तित्व है, मानव शरीर का मानव लक्ष्य के साथ सह अस्तित्व है। इससे ये सार्थकता हमें स्पष्ट होती है, इससे अर्थ हमारे को स्पष्ट होता है ना। तो ये जो अर्थ पकड़ने की जो चीज है, हमारे को रूपात्मक अरूपात्मक के सह अस्तित्व में पकड़ना है। भौतिकवाद केवल रूपात्मक की तरफ चला गया, अरूपात्मक को छोड़ गया। आदर्शवाद केवल अरूपात्मक के पीछे चल दिया, इसको नकार दिया। ठीक है ना। तो भौतिकवादी शिक्षा के अंदर प्रयोजन की कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्रयोजन अरूपात्मक है। केवल रूपात्मक की जगह है। क्रिया का कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, कॉज एंड इफेक्ट को देखते रहते हैं। कौन सा कॉज कब इफेक्टिव करना है इसकी समझ ही नहीं बनती, क्योंकि प्रयोजन ही नहीं है ना। आदर्शवाद में प्रयोजन रहा, पर क्योंकि रूपात्मक को नकार दिया है ना, तो वो लॉजिकल नहीं हो पाया, कॉज एंड इफेक्ट को नहीं देखता। एक मिनट। तो मानव की समझने के लिए जो आवश्यकता है वो प्रयोजन पूर्ण तर्क की है, लॉजिक की है, पर्पसफुल लॉजिक। केवल पर्पस हो लॉजिक ना हो ये पूरा नहीं पड़ता है। केवल लॉजिक हो और पर्पस ना हो ये भी पूरा नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि एक प्रश्न था, समझने के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे कैसे। तो प्रयोजन के अर्थ में तर्क को पहचानना ये विधि है, यही अध्ययन है। तो अध्ययन में प्रयोजन के साथ तर्कों को देखते हैं, जब उससे हम वस्तु में पहुंचते हैं। ये अध्ययन की बात है। हाँ भैया कुछ बोल रहे थे। ऐसा मैं कब बताया? हाँ, मैं दोबारा बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, है ना। तो हाँ, मैं दोबारा बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। जो आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं बोला मैंने, उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा गलत हो गया, उसको ठीक कर लेते हैं, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी कल्पनाशीलता में जो अर्थ है वो हमारी आधारभूत स्वीकृतियों के कॉन्टेक्स्ट में हमें स्पष्ट होता है। ये जो आधारभूत स्वीकृतियां, इसको हम बोल रहे हैं अवधारणा। अवधारणा के रेफरेंस में हम अर्थ को पहचानते हैं।
अभी हमारी अवधारणाएं अस्तित्व सहज नहीं है, इसलिए हमारा अर्थ जो हम लेते हैं वो गलत हो जाता है या अधूरा हो जाता है ना, वो अस्तित्व सहज नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके विकल्प में क्या प्रस्ताव है इधर कि अपनी अवधारणाओं को जब हम अस्तित्व सहज अवधारणा के रूप में स्थापित करते हैं, है ना, उसका नाम ही हम समझना कह रहे हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कम का कोई चक्कर नहीं है, जितनी अवधारणा की जरूरत है उतनी स्थापित होनी है, वो सबके लिए बराबर है, इसलिए समझ में हम सब बराबर हैं, कम ज्यादा का चक्कर नहीं है। ठीक है ना, ये बात। हाँ भैया, आपने जैसे बताया कि हर रूपात्मक चीज है उसका कुछ प्रयोजन है, वो अरूपात्मक मीन्स के भोजन हाँ। का पोषण। हाँ। तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे अरूपात्मक हैं और वो वस्तु के रूप में शायद फिजिकल फॉर्म में ना दिखाई दे, जैसे विश्वास है। हाँ। तो वो उसका प्रयोजन या उसका अरूपात्मक है और उसको हमें समझना है। तो जैसे फिजिकल चीज़ें तो दिखती हैं इसलिए समझ में आती हैं और वो ज्ञान गोचर से दिखाई दें, तो उसका भी कुछ रूपात्मक चीज़ें हैं बिल्कुल या है ना। विश्वास है लेकिन उसका कुछ रूपात्मक चीज? बिल्कुल है ना भैया, विश्वास किस में होता है? विश्वास को प्रकट कौन करता है? मानव। मानव ना हो और विश्वास हो, ऐसा होता है? दिखाई फिजिकली कुछ ऐसा? हाँ, पहले विश्वास और मानव इन दोनों का सहअस्तित्व है कि नहीं है? ठीक है, विश्वास मानव से इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं है। तो विश्वास जब भी होगा मानव के साथ ही होगा, मानव में ही होगा, मानव के लिए ही होगा। मानव में से के लिए विश्वास है। तो जो भी कोई अरूपात्मक पकड़ में आता है उसका कुछ नहीं दिख रहा, उसे कनेक्टेड क्या सच्चाई है? जैसे विश्वास के साथ यानी सभी मूल्यों के साथ मानव। तो मूल्य क्या है? मानव में से के लिए मूल्य है। ये समझ में आता है? स्पष्ट होता है ना? या अभी कुछ है शंका इसमें? बताइए। तो यही है कि जैसे भोजन है तो भोजन का पोषण जैसे आपने समझा दिया, लेकिन ये जो इस साइड का है कुछ चीजें जो जो अरूपात्मक है, वो इस साइड कनेक्ट मीन्स आपने जीवन से कनेक्ट किया कि जीवन में से जीवन के से, लिए जीवन से नहीं किया, मानव से किया। तो शरीर शरीर और जीवन जीवन का संयुक्त संयुक्त से विश्वास को आपने कनेक्ट किया। हाँ। तो क्या हो रहा है अभी? आप एक एक डायरेक्शन में सोच रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? जो जो सच्चाई को, वस्तु को ले रहे हैं उसको आगे कैसे जोड़ेंगे आप सोच रहे हैं, है ना? जबकि मैं इशारा कर रहा हूं कि अगर आप अरूपात्मक को लेते हैं तो वो किसी रूपात्मक वस्तु से पीछे जुड़ी हुई है। आप विश्वास के आगे क्या चीज जुड़ी हुई है उसको देखने की कोशिश करें, दिशा को थोड़ा सा देखिए। विश्वास जो है वो मानव में ही होता है ना? तो मानव तो रूपात्मक ही है। ठीक है, मानव मानव की परस्परता में ही विश्वास है ना? थोड़ा ऐसा ऐड कर सकता हूँ कि भाई जो विश्वास का हम शिष्ट मूल्य देखते हैं कि सौजन्यता, तो वो सहकारिता के रूप में, सहभागिता के रूप में, तो वो भी वहाँ पे जो आपने बोला कि मानव के साथ ही वो पकड़ में आता है, तब वो है ना? तो हाँ, तो विश्वास का प्रकटन सौजन्यता के रूप में ही है ना? विश्वास की अभिव्यक्ति जो है वो सौजन्यता के रूप में है। सौजन्यता का मतलब पूरकता का निर्वाह, है ना? तो पूरकता कहाँ पे होती है? मानव मानव में ही होगी, है ना? मानव मानव की पूरकता को ही सौजन्यता कह रहे हैं, है ना? ठीक। भैया, मेरा भी सवाल जो विजय भैया बोल रहे हैं ऐसा ही है। जैसे अवधारणा आपने बोला कि वो अस्तित्वगत जो सच्चाई है उससे जुड़ेगी तो वो सही अवधारणा होगी जी। तो ये जो अस्तित्वगत सच्चाई जो है वो तो या हमें इस सूचना से ही पता चलेगी जी। या फिर जितनी भी हमारी पात्रता है उसके हिसाब से ही हम लगाएंगे जी। कि इसको मैंने मान के रखा है तो ये अस्तित्वगत सच्चाई है या नहीं। इसके अलावा कोई इसको हम जांच सकते हैं कि ये मेरी जो अवधारणा है वो अस्तित्वगत है या नहीं? हाँ, तो देखिए अवधारणा बहुत ही
प्रिसाइज बिंदु है वह छोटा सा बहुत फैला नहीं हुआ है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो इधर जो आपके प्रश्न के रेफरेंस में जो बात है वो ये है कि अध्ययन से अस्तित्व सहज अवधारणाओं की स्वीकृति हम में बननी। अध्ययन का प्रयोजन क्या है? अध्ययन एक प्रक्रिया है, इसका एक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? अस्तित्व सहज अवधारणाओं की स्वीकृति होना। ठीक है, सहमति नहीं, स्वीकृति। सहमति और स्वीकृति का अंतर समझते हैं आप लोग? सबको स्पष्ट है? किसी को नहीं हो तो बताइए, कर देंगे। ठीक है, सबको स्पष्ट है ना? तो सहमति भाषा में होती है, स्वीकृति जीने में होती है, इतनी सी बात है ना? तो जैसे भोजन का प्रयोजन पोषण है, इससे सब सहमत है। अब भोजन करने बैठते हैं, कितने लोग को ध्यान में रहता है? जितनों को ध्यान में रहता है वो स्वीकृत है, बाकी केवल सहमत है ना? तो एक मिनट, तो हमारे अंदर अस्तित्व सहज अवधारणाओं की स्वीकृति होनी। तो अस्तित्व सहज अवधारणा ये कहाँ से आती है? ये क्या चीज है? कौन से बिंदु पे होनी है? इसको पहचानने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटी सी बात है ना? इसकी अभी मैं भी शुरू करता हूँ उसकी बात। आप कुछ पूछने जा रहे हैं भैया? सर, आपने बताया कि आदर्शवाद केवल अरूपात्मक की ओर गया इसलिए, और भौतिकवाद रूपात्मक की ओर गया, इसलिए शायद इतना स्वीकार नहीं हो पाया उसका। बट आदर्शवाद में भी हमने देखा है कि ऐसे काफ़ी सारे महापुरुष हो चुके हैं जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है, या तो उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। ऐसा हमने देखा है और हमने सुना भी है काफ़ी। मैं भी ऐसे ही मानता हूँ। हाँ, यानी तो आदर्शवाद केवल अरूपात्मक की ओर गया। हाँ। तो उसका स्वीकार नहीं हो पाया समाज में काफ़ी हद तक, यानी सब ऐसा नहीं मानते कि संन्यास लेना चाहिए या वगैरह कुछ ऐसा। तो पर फिर भी लोगों ने ये करके दिखाया और ज्ञान की प्राप्ति की है। तो क्या वो रास्ता सही है, नहीं है, या फिर हम उसका आकलन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे कि भाई जो भी आदर्शवाद के रास्ते पे चले, हम जहाँ पे हैं वहाँ से हम उसका मूल्यांकन ऐसे कर रहे हैं अभी कि वो आदर्शवाद की ओर चले। हो सकता है कि आदर्शवाद सिर्फ ना हो और उनकी दृष्टि उससे भी काफ़ी हद तक ज़्यादा आगे बढ़ी हो तो सकता ही है, उसको तो कोई बोल नहीं सकते, है ना? अभी प्रत्यक्ष रूप में हमारे को क्या सूचना मिलती है? आपको जब हम आदर्शवादी किसी भी, है ना, धर्म के, पंथ के, संप्रदाय के रास्ते पे जब चलते हैं, तब हमारे को जो सूचनाएं दी जाती हैं, है ना, वो किस रूप में आती हैं? वो शिक्षा के रूप में आ पाती हैं, इस रूप में कि इसको ऐसे समझना है, ये समझने से ऐसा होता है, या इस रूप में आती हैं ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा जियो, ऐसा मत जियो।